हेलो फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपका ओरिजिन एलजीएनएस में। आज हम बात करने वाले हैं कि क्रिप्टो जो स्टार्ट हुआ था वो कब हुआ था और कैसे हुआ था, और जब ये सबसे पहले स्टार्ट हुआ था डिजिटल करेंसी की, तो ये कब स्टार्ट हुआ था और कैसे स्टार्ट हुआ था। आज मैं ओरिजिन एलजीएनएस के बारे में भी सब कुछ डिटेल बताऊंगा, जिससे आपको इस प्रोजेक्ट को समझने में बहुत आसानी मिलेगी, जिससे आपको किसी भी प्रोजेक्ट में जाने में कोई समस्या ना हो। चाहे वो एलजीएनएस हो, चाहे वो बिटकॉइन हो या इथेरियम हो या सोलाना हो या बीएनबी हो, और जितने भी मार्केट में कॉइन्स हैं उन सबको समझने में आपको शायद बहुत आसानी होगी। तो हम चलते हैं क्रिप्टो को समझने के लिए कि इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से हुआ, ये कब स्टार्ट हुआ और आज तक की ये कैसे चल रहा है। तो फ्रेंड्स, हम अब स्टार्ट करते हैं कि हमारा जो क्रिप्टो है या अन्य क्रिप्टो करेंसी है ये कब चालू हुआ था और कैसे चालू हुआ था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिजिटल करेंसी क्या है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि डिजिटल करेंसी जो है डिजिटल मुद्रा जो इंटरनेट पर काम करती है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित, बिना बैंक के ट्रांजैक्शन, तेज और सुरक्षित, ग्लोबल, इसे कहते हैं क्रिप्टो करेंसी। अगले स्लाइडर में देख सकते हैं क्रिप्टो का इतिहास क्या है। तो फ्रेंड्स, मैंने जैसे कि आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि क्रिप्टो का इतिहास कब हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ। तो हम इस स्लाइड में देख सकते हैं कि 1980 के दशक में डिजिटल कैश के शुरुआती प्रयोग चालू हुए थे। उसके बाद 2008 में बिटकॉइन वाइट पेपर रिलीज़ हुआ और 2009 में बिटकॉइन नेटवर्क लॉन्च हुआ, जिसे आज हम बीटीसी या बिटकॉइन के नाम से जानते हैं। उसके बाद 2015 में आया इथेरियम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। इथेरियम भी आज की डेट में सबसे बड़ा कॉइन हो चुका है इस डिजिटल करेंसी के दौर में। बिटकॉइन क्या है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। पहली क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन है, जिसे मदर कॉइन भी कहा जाता है। डिजिटलाइज्ड डिजिटल मुद्रा 21 मिलियन की लिमिट डिजिटल गोल्ड माना जाता है। आज की डेट में बीटीसी को, बिटकॉइन को डिजिटल गोल्ड माना जाता है। इथेरियम अब उसी जैसे बिटकॉइन है वैसे ही आया इथेरियम। अब इथेरियम क्या है फ्रेंड्स? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का पावर हाउस, जिसे एनईएफटी, डेफी, डीएफ इसी पर चलती है। अब ये समझने वाली बात है कि डेफी क्या है। तो डेफी का मतलब होता है डिसेंट्रलाइज फाइनेंस सिस्टम। ईथर इसका टोकन है, प्रूफ ऑफ स्टेक पर आधारित है। कॉइन और टोकन में अंतर देखिए, बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होगा कि कॉइन और टोकन में अंतर क्या होता है। बहुत सारे लोग इसी चीज़ में कंफ्यूज होते हैं कि टोकन क्या होता है और कॉइन क्या होता है। तो दरअसल देखिए, कॉइन अपनी ब्लॉकचेन पे चलती है। अब सपोज़ जैसे बिटकॉइन हुआ, तो बिटकॉइन जो है वो अपनी ब्लॉकचेन पे चल रही है, इसीलिए वो कॉइन है। और अगर वही बिटकॉइन दूसरे ब्लॉकचेन पे चलती, जैसे पॉलीगॉन हो गया, तो वो होता टोकन। अब टोकन किसे कहा जाता है? टोकन किसी अन्य ब्लॉकचेन पर रन होता है, उसे कहा जाता है टोकन। जैसे हमारा ओरिजिन एलजीएनएस जो टोकन है वो पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पे चल रहा है, जिसकी वजह से उसको टोकन कहा जाता है। कॉइन, मुद्रा, टोकन, यूटिलिटी एसेट, उदाहरण के तौर पे बीटीसी कॉइन, यूएसडीटी टोकन, एलजीएनएस। ब्लॉकचेन क्या है? डिजिटल लेजर, यानी एक प्रकार का डिजिटल लेजर खाता बही, जहाँ पे लेन देन किया जाता है और उसे सुरक्षित माना जाता है। उस पे
वहाँ पे कोई डेटा का हेर फेर नहीं होता है, उसे ब्लॉकचेन कहा जाता है। वहाँ पे ब्लॉकचेन पे डेटा स्टोर होता है, कोई बदलाव नहीं किया जा सकता और सुरक्षित और पारदर्शी होती है। वहाँ पे कोई छिपा कुछ नहीं होता, एकदम पारदर्शिता के साथ अपने डेटा को वहाँ पे रखा जाता है। ब्लॉकचेन कैसे काम करता है फ्रेंड्स? तो ट्रांजैक्शन ब्लॉक वेरिफिकेशन, हर ब्लॉक पिछले ब्लॉक से जुड़ा हुआ होता है। नेटवर्क नोड्स द्वारा सुरक्षा हैक करना लगभग नामुमकिन होता है। जैसे बहुत जगह देखे होंगे कि आपका वॉलेट हैक हो गया, मोबाइल हैक हो जाते हैं, कंप्यूटर्स हैक हो जाते हैं, तो वहाँ पे ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे हम रन या नहीं चलाते हैं, जिसकी वजह से हमारा डिवाइस या डेटा जो है वो सुरक्षित नहीं होता है और वो आसानी से हैक हो जाता है। अब आते हैं कि डेफी। मैंने पिछले उसमें बताया था आपको कि डेफी क्या है। डेफी बताया था मैंने, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस सिस्टम। डेफी का मतलब होता है डिसेंट्रलाइज फाइनेंस सिस्टम, बिना बैंक वित्तीय सेवाएं, लोन, स्टेकिंग, फील्ड फार्मिंग, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आधारित। मतलब इस पे डिसेंट्रलाइज फाइनेंस पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट चलते हैं, इस पे लोन भी मिलता है, स्टेकिंग भी होती है। सेफी क्या होती है? सेंट्रलाइज फाइनेंस होता है फ्रेंड्स। आपको मालूम होना चाहिए कि आपने जिस प्रोजेक्ट में आप अपना पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हो वो सेंट्रलाइज है या डिसेंट्रलाइज है। तो सेफी क्या है? सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है। एक्सचेंज सेफी सेंट्रलाइज फाइनेंस सिस्टम होता है। एक्सचेंज आपके फंड होल्ड करता है, उपयोग में आसान। उदाहरण के तौर पर बाइनेंस और कॉइनडेस्क जैसे एप्लीकेशन पे ये रन होता है। क्रिप्टो वॉलेट क्या है? अब क्रिप्टो वॉलेट उसे कहा जाता है हॉट वॉलेट, इंटरनेट वाला, कोल्ड वॉलेट, ऑफलाइन सुरक्षित, प्राइवेट की सबसे महत्वपूर्ण होता है फ्रेंड्स। इसमें जो क्रिप्टो वॉलेट होते हैं इसमें बिटगेट, टोकन पॉकेट जैसे कई एप्लीकेशन हैं जो डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन होते हैं, ये क्रिप्टो वॉलेट कहा जाता है। यहाँ से किसी भी क्रिप्टो करेंसी या टोकन का लेन देन आदान प्रदान किया जाता है, उसे क्रिप्टो वॉलेट कहा जा सकता है। मेटामास्क, टोकन पॉकेट, बिटगेट देखिए है ना। आगे चलते हैं। प्राइवेट की, फेसर की, आर पालक की मतलब पब्लिक की एड्रेस शेयर कर सकते हैं, प्राइवेट की कभी भी शेयर ना करें। अगर आपने टोकन पॉकेट या बिटगेट में अपना वॉलेट बना रखे हैं तो उसमें ध्यान दें, उसमें एक की जनरेट होता है, उस की को सुरक्षित रखना हमारा जिम्मेदारी है। अगर हम उस की को सुरक्षित नहीं रखते हैं और वो किसी गलत हाथों में, किसी अन्य पर्सन के हाथों में चला जाता है तो हो सकता है कि आपका क्रिप्टो पूरा खाली हो जाए, वहाँ से आपकी क्रिप्टो करेंसी चोरी हो जाए। प्राइवेट बैंक का पासवर्ड, फंड का पूरा कंट्रोल इसी पर आधारित होता है। अब आते हैं हम अगले पेज में, देखते हैं एक्सचेंज कैसे काम करता है। यूज़र के फंड स्टोर, बाय सेल ऑर्डर मैच करना, केवाईसी और सिक्योरिटी सिस्टम, मार्केट लिक्विडिटी प्रदान करना, जैसे क्विक सेव करता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है फ्रेंड्स? हर प्रोजेक्ट में कुछ ना कुछ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा, तभी वो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस सिस्टम कहलाएगा। अन्यथा अगर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट उसके पास नहीं है तो वो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस सिस्टम नहीं है। ऑटोमेटेड डिजिटल एग्रीमेंट होता है, कोर्ट के नियम तय होते हैं, खुद से चलता है, कोई मध्यस्थ नहीं है, मतलब बीच में कोई नहीं है, वो ऑटोमेटिक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है ऑटोमेटिक रन होता है। डी एप्स क्या है? डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन, ब्लॉकचेन पर चलती है, ये ब्लॉकचेन पे चलती है। गेम्स, फाइनेंस, NFTs उदाहरण मेटामास्क, टोकन पॉकेट और बिटगेट। NFT क्या है? नॉन फंगिलेबल टोकन, यूनिक डिजिटल एसेट, कला, म्यूजिक, गेम, ऑनलाइन आइटम,
ब्लॉकचेन पर ओनरशिप। स्टेबल कॉइन क्या है फ्रेंड्स? अब देखिए अगला पेज आ गया स्टेबल कॉइन। यूएसडीटी, यूएसडी जैसी मुद्रा पर आधारित स्टेबल वैल्यू यूएसडीटी, यूएसडीसी, बीयूएसडी ट्रेडिंग में भारी उपयोग में लाया जाता है। मतलब यूएसडी जो है ये क्रिप्टो में चलती है। माइनिंग क्या होता है फ्रेंड्स? माइनिंग किसे कहा जाता है? आप माइनिंग उस माइनिंग को मत समझ लेना जहाँ गिट्टी खोदी जाती है या रेत खनन होता है या ये जो अपने आयरन निकाले जाते हैं उसे माइनिंग मत समझिए फ्रेंड्स, ये दूसरी माइनिंग है। ट्रांजैक्शन वेरीफाई करना, इनाम में नए कॉइन मिलते हैं। प्रूफ ऑफ वर्क, ऊर्जा आधारित प्रक्रिया, मतलब आपने जो स्टेक किया है उस पर माइनिंग होती है। ट्रांजैक्शन वेरीफाई करना, और वो क्या करती है, प्रोजेक्ट जो है डिसेंट्रलाइज जो फाइनेंस है वो हमें इनाम के तौर पे टोकन के रूप में प्रदान करता है। अगले पेज में हम देख सकते हैं प्रूफ ऑफ स्टेक, कॉइन्स लॉक करके वेरिफिकेशन करना, ऊर्जा की ज़रूरत कम। इथेरियम पॉज पर चला गया, प्रूफ ऑफ स्टेक रिवार्ड मिलता है। मतलब आप देख सकते हैं कि आपने अपना पैसा अपने इंडियन करेंसी से आपने क्रिप्टो परचेस किया और होल्डिंग कर दिया, चाहे वो आज से लेकर के आने वाले समय तक वो होल्ड रहेगा। और जब तक आप नहीं निकालते हैं अपने पैसे को, अपने टोकन को सेल आउट नहीं करते हैं, यूएसडीटी नहीं बनाते, तब तक वो आपको माइनिंग करता रहेगा और आपके पैसे में वृद्धि टोकन के रूप में होती रहेगी। क्रिप्टो में जोखिम, बहुत बड़ा जोखिम है। अब आते हैं जोखिम, सबसे मेन पॉइंट पे कि इसमें कितना जोखिम है। ये बहुत वोलेटिलिटी होती है, इसमें हैकिंग हो सकता है, स्कैम हो सकता है, गलत निवेश निर्णय भी हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें किसी में भी आप निवेश करिए, किसी भी क्रिप्टो या करेंसी में आप निवेश करिए, उसको सोच समझ के निवेश करिए कि आप किस जगह पे आप अपने पैसे को इस्तेमाल कर रहे हैं या डाल रहे हैं। तो आप अपने फंड का सही जगह इस्तेमाल करें ताकि आपका जो फंड है वो लॉस ना हो। सुरक्षा कैसे रखें? 2FA ऑन रखें, सीड फ्रेज सुरक्षित रखें, फिशिंग लिंक से बचें, कोल्ड वॉलेट उपयोग करें। इसमें सबसे बड़ी बात है कि हम किसी भी अदर लिंक को टच ना करें जिससे हमारे पैसे, हमारे वॉलेट को कोई हैक ना कर सके। फिशिंग लिंक से बचें, किसी भी लिंक पे टच ना करें ताकि हमारा जो वॉलेट है वो सुरक्षित रहे। फिशिंग और स्कैम क्या होता है? फेक वेबसाइट, फेक एक्सचेंज, नकली सपोर्ट टीम, सीड फ्रेज ना देना। मतलब अगर आपने क्रिप्टो रखा है तो आज की डेट में क्रिप्टो करेंसी को हैक करके फिशिंग करना लोगों के लिए उतना ही पॉसिबल है फ्रेंड्स जितना हमारे वॉलेट से जो स्कैम होते हैं वो देखे होंगे। तो लोग क्या है, इसके फिशिंग के शिकार हो जाते हैं। वो किसी भी वॉलेट पर ट्रस्ट कर लेते हैं, किसी भी लिंक को खोल लेते हैं जिससे हमारा मोबाइल हैक हो जाता है। तो इन सारे फेक वेबसाइट, फेक एक्सचेंज, नकली सपोर्ट टीम से बचें। अब आते हैं टैक्स और क्रिप्टो। देखिए फ्रेंड्स, भारत में क्रिप्टो करेंसी सेल करने पे 30% टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ता है। भारत में 30% टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ता है। चाहे आप किसी भी फॉर्मेट पे हो, बिटकॉइन बेचें, सोलाना बेचें, इथेरियम बेचें या हमारा LGNS जो ओरिजिन है उसको भी आप अगर उसमें जा कर के
कॉइनडेस्क, बाइनेंस में जा कर के आप सेल आउट करते हैं तो गवर्नमेंट को 30% टैक्स देना पड़ेगा। 1% इसमें टीडीएस कटेगा। रिकॉर्ड रखना ज़रूरी है, कानूनी रूप से ट्रेडिंग होगी इसमें। मतलब हमारा जो पैसा है वाइट पैसा हो जाएगा, जिस पे हमको 30% टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। वेब 3 क्या है? इंटरनेट का नया वर्जन, यूज़र ओनरशिप ब्लॉकचेन आधारित इंटरनेट डेप का नेटवर्क है। मतलब जो भी अब चल रहा है वेब 3 पे ही हमारा क्रिप्टो रन हो रहा है। अब अगले स्लाइड में देख सकते हैं मेटावर्स क्या है। वर्चुअल दुनिया, NFT प्लस VR तकनीक, डिजिटल पहचान, गेमिंग और बिजनेस, इसे मेटावर्स कहा जाता है फ्रेंड्स। अगले स्लाइड में देख सकते हैं डाओ क्या है। डाओ का मतलब होता है डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कम्युनिटी द्वारा संचालित वोटिंग सिस्टम, टोकन धारकों का कंट्रोल। मतलब इस पे क्या होता है, अगर टोकन खरीदते हैं तो इस पे हमारा कंट्रोल होगा, आप टोकन लेते हैं तो इसमें आपका कंट्रोल होगा। मतलब पर्टिकुलर इस पे किसी एक व्यक्ति का कंट्रोल नहीं रहेगा, जिसे ये कम्युनिटी द्वारा संचालित किया जाता है, उसे ही डाओ कहा जाता है। आप चाहें तो इसे देख सकते हैं। क्रिप्टो का भविष्य क्या हो सकता है फ्रेंड्स? अगर हम बात करें कि क्रिप्टो का भविष्य आने वाले टाइम पे क्या हो सकता है, तो देखिए ग्लोबल एक्सपेक्टेशन है कि क्रिप्टो पे ही आगे चल के जो पूरा जो नेटवर्क चलेगा या लेन देन होगा वो पूरा क्रिप्टो पे ही होगा। CBDC मतलब सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, आने वाला दौर ERS वेब 3, आने वाला दौर जो होगा सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ही होगा। उसके बाद देख सकते हैं वेब 3 एक्सपेंशन है। ट्रेडिशनल फाइनेंस इंटीग्रेशन। तो मतलब कहने का मतलब है कि जो आज हम INR में ले रहे हैं, आप देखे होंगे कि आप जब विदेश जा रहे होंगे, दुबई चले जाइए, अमेरिका चले जाइए या गल्फ़ में किसी भी कंट्री में चले जाइए, अब वहाँ पे क्रिप्टो ही लेन देन किया जा रहा है। मतलब आप ऐसा हो गया है कि आप यहाँ क्रिप्टो रखिए और बिना पैसे एक्सचेंज कराए आप किसी भी कंट्री में चले जाइए और आपको वहाँ पे पैसे तुरंत वहाँ के मुद्रा में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ से करेंसी दीजिए, क्रिप्टो करेंसी दीजिए और वहाँ का मुद्रा ले लीजिए। तो इतनी आसान हो चुकी है हमारा जब से क्रिप्टो करेंसी आया हुआ है। क्रिप्टो कैसे शुरू करें? तो देखिए फ्रेंड्स, एक्सचेंज पर अकाउंट खोलना पड़ेगा आपको, USDT या INR जमा करना पड़ेगा और पहला क्रिप्टो खरीद सकते हैं। जैसे किसी भी एक्सचेंज पे जाइए, कॉइनडेस्क पे जा सकते हैं आप बाइनेंस में जा सकते हैं, वहाँ पे आप USDT आपको लेना पड़ेगा, INR को पहले जमा करना पड़ेगा, INR से USDT में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमको, अपने रुपए को USDT में कन्वर्ट करके, और हम वहाँ से किसी भी क्रिप्टो करेंसी को खरीद सकते हैं। सही ब्लॉकचेन, सही कॉइन का चयन कैसे करें? देखिए, तो बड़ी मार्केट कैप होनी चाहिए, कम्युनिटी मजबूत होनी चाहिए, यूज केस प्रोजेक्ट टीम और रोड मैप होना चाहिए। किसी भी करेंसी या टोकन का उसका कितना लिक्विडिटी है, कितना उसका मार्केट कैपिटल है, कम्युनिटी उसमें कितनी सारी है, यूज़र कितने हैं,
प्रोजेक्ट उसके पास कितना है, ये सब आपको चेक करने आना चाहिए, तभी उसमें आप इन्वेस्ट करिए। ठोक बजा के चीज़ों को समझ कर ही इन्वेस्ट करिए, नहीं तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा जो दिया गया जानकारी होगा वो बेहतर होगा, और हम आज कुछ सीखे हैं कि कैसे क्या है। आगे मैं और कुछ बताऊंगा आपको कि ये वर्क कैसे करता है, इसमें हमको ज्वाइनिंग कैसे लेनी है, या हम इसको क्रिप्टो को और अच्छे से कैसे समझ सकते हैं, कंपाउंडिंग कैसे करता है, इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें हैं। तो मेरे वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हम मिलेंगे फिर एक नए अध्याय के साथ, एक नए चैप्टर के साथ, एक नए चीज़ों को सीखने के लिए, क्योंकि हम यहाँ आते हैं, मेरा मकसद है लोगों को जागरूक करना, लोगों को बताना कि देखिए आप किस प्रोजेक्ट में जा सकते, किस प्रोजेक्ट में नहीं जा सकते, या आपकी मानसिकता है कि आपको किस प्रोजेक्ट में जाना है। अगर आपको सही जगह जाना है, सही प्रोजेक्ट में जाना है, तो आप उसको पहले चेक करिए कि डिसेंट्रलाइज फाइनेंस क्या है, सेंट्रलाइज फाइनेंस क्या है। मैं आगे और आपको बताऊंगा कि डिसेंट्रलाइज फाइनेंस क्या होता है और सेंट्रलाइज फाइनेंस क्या होता है। तो आज हम यहीं पे अपने अध्याय को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप क्रिप्टो करेंसी लिए हैं और उसका उपयोग कर रहे हैं तो सुरक्षित तरीके से करें, जिससे आपका पैसा सेफ बना रहे। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिए, ताकि मेरी जो अपडेट आएगी वो आपको सबसे पहले मिल सके और चीज़ों को आप और बेहतर तरीके से सीख सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। गुड बाय, जय हिंद।